सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस में। वेलकम एवरीवन इन टुडेज द हिंदू एनालिसिस। लेट अस बिगिन। तो हमने जैसे देखा कि न्यूज़ में इस समय जापान में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। 2 प्लेन असल में क्रैश हो गए। एक प्लेन लैंड करने के लिए क्लियर करा गया था, जो कि एक कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया और भीषण आग लग गई उसमें। अब इसमें हम कोई पत्रकारिता नहीं करेंगे कि प्लेन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षा के साथ बाहर निकाले गए, जापान में त्राही त्राही। हम इसमें इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को मिली, वो है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन और सिविल बिहेवियर। ये अगर हम एक नए संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे सर, यहाँ पे प्लेन में आग लग रही है और आप यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन खेल रहे हैं, है ना? नहीं तो क्या एनिमल एनिमल खेलें? यहाँ पे असल में ऑर्डर और डिसिप्लिन की जो बात आ रही है, इस प्लेन में जब ये दुर्घटना हुई और ये एक्टिवली जब जल रहा था, तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन यहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कोई अफरा तफरी नहीं मचाई। और जो स्टाफ था, ऐसे तो है नहीं कि वो स्टाफ हर समय ट्रेन आदत हो चुकी है जलते प्लेन में निकालने की यात्रियों को। उसमें जो स्टाफ था, उसमें जो कैबिन क्रू था, वो लगभग फ्रेश ही था, नया ही था, मतलब 4-5 साल पुराना, और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं देखी थी। मगर उनकी ट्रेनिंग और जो डिसिप्लिन, साथ ही साथ सिविल बिहेवियर मतलब लोगों ने, जब स्टाफ ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा और आराम आराम से बाहर की तरफ जाने के लिए कहा, जो इमरजेंसी गेट वहाँ निकाला रिलीज़ करा गया था। प्लेन में इमरजेंसी गेट भी होता है, जो आ, हर समय लोहे की लैडर नहीं लग पाएगी ना, कहीं आग लगी है तो वो गेट में ही एक इन्फ्लेटेबल लैडर होती है। तो गेट में क्या होता है, इमरजेंसी बटन दबाने पे गेट खुल जाता है। और जो इन्फ्लेटेबल लैडर होती है, इन्फ्लेटेबल का मतलब क्या होता है, मैं जो शब्द कह रहा हूँ आपसे, इन्फ्लेटेबल मतलब हवा भरना। तो उस लैडर में गुब्बारे जैसी होती है लंबी सी, उसमें हवा भर जाती है और ये एक यात्रियों को नीचे आने का रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे वापस से आएंगे ऑर्डर डिसिप्लिन पे कि जो स्टाफ था उन्होंने नियम को मुश्किल घड़ी में फॉलो करा, उन्होंने नियम को मुश्किल घड़ी पे फॉलो करा, साथ ही साथ जो लोग थे उनको फॉलो करने के लिए भी कहा। सिविल बिहेवियर में देखा कि लोगों ने अच्छे तरीके से बिना कोई कियोस्क क्रिएट करे, ये जब सुना स्टाफ को कैसे इवैक्यूएट करना है, तभी किसी भी यात्री को इस भीषण आग में झुलसना नहीं पड़ा और सब लोग निकल आए। तो हमको भी कहीं ना कहीं दिमाग में अ, दोनों तरफ से ये सुनिश्चित करवाना होगा। समाज में अगर हम कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पे, क्राउड मैनेजमेंट, अगर हम बात कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो अगर हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो जितना हम अथॉरिटीज़ को लायबल कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रैफिक पुलिस को या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, हमें उतना ही लायबल जनता को भी करना चाहिए। और जनता को लायबल नहीं करना है, जनता को हमें सिर्फ जो सिविल सोसाइटी है हमारी, सिविल सोसाइटी को हमें अवेयर करना है। हमको उन्हें अवेयर करना है कि
अगर हम एक सिविल ऑर्डर मेंटेन रखेंगे तो किसी भी प्रकार का केओस सामाजिक जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। अब इससे ही संबंधित आपके सामने मैं घटनाक्रम बताऊं। अभी हाल ही में जो ये अगला आर्टिकल भी है, हिट एंड रन पॉलिसी वाला, इसमें क्या हुआ, एकदम से जब ये खबर पहुंची कि ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर ली है, अगली पेट्रोल का टैंकर कब आएगा ये किसी को नहीं पता। तब पता है क्या हुआ, सब लोग पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ पड़े। और पंप में आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि पंप तो दो ही हैं, पर लोगों ने कियोस्क क्रिएट कर दिया है। कोई बाइक यहाँ से ले आया, 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 कोई गाड़ी यहाँ लगा दी है, किसी ने गाड़ी यहाँ लगा दी है। कियोस्क ही कियोस्क था, सब लोग परेशान थे, किसी को तेल कुछ नहीं मिल रहा था। ऑर्डर एंड कियोस्क। और मैंने देखा था कि बहुत से पंप्स में जबकि इतनी सारी भीड़ उमड़ गई थी, तो गवर्नमेंट को भी यार पुलिस वुलिस डिप्लॉय करनी चाहिए, एक ऑर्डर मेंटेन रहे। ये सिचुएशन, अगर कोई दुर्घटना हो जाती, मैंने देखा था पंपों में बहुत भीड़ थी, बहुत डबल भीड़ थी, पूरा लॉक जाम बना हुआ था। अगर खुदा ना करे जरा से भी कोई दिक्कत हो जाती, किसी में कुछ फायर लग जाती, कुछ भी हो जाता, अफरा तफरी मच जाती, चोटें आती लोगों को। अब इस चीज़ को हम कैसे डील करते हैं, ऑर्डर एंड केओस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। पहली बात तो गवर्नमेंट को यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय करनी चाहिए थी पंप्स के आसपास, कि कहीं पे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है तो लेन मैनेजमेंट रहे। उसके साथ हम लोगों को भी, सिविल सोसाइटी को कैसे बिहेव करना था, हमको बिहेव करना था कि हम एक लाइन बना के रखें, उस लाइन से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और हर किसी को तेल मिलता रहेगा। अब गवर्नमेंट ये नियम बना देती कि हर किसी को एक सर्टेन लिमिट का ही तेल दिया जाए, है ना। हर कोई टंकी फुल कराता रहेगा तो तेल तो वैसे भी किसी को नहीं मिलने वाला है ना। सिर्फ जो एमरजेंसी सर्विसेज वाले लोग हैं उनको। अब ये मैं आपको, अब आपको होगी तो हड़ताल तो ख़त्म हो गई है, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई ऑयल की मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाए इन केस, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आपको भी ये सब जानना ज़रूरी है, तभी तो आप लोग आंसर लिख पाओगे। पहली बात तो लेन एक प्रॉपर ऑर्डर बनाया जाए, है ना। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ प्रेजेंस हैं जो कि लेन को बना के रखें पम्प्स के आसपास, और पेट्रोल पंप की भी अथॉरिटीज़ हो, वहाँ पे स्टाफ हो। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर बनाया जाए कि जिन जिन लोग को ज़रूरत है उतना तेल दिया जाए। जो एमरजेंसी सेवाएं वाले हैं, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ पुलिस हो गई या फिर एम्बुलेंस हो गई, उन्हें ज़्यादा दिया जाए। इसके अलावा सेकंड सोल्यूशन क्या होगा, सेकंड सोल्यूशन ये होगा कि लोग भी इस ऑर्डर को मेंटेन रखें। सिविल लोग जो हैं, जैसे जापान के यात्रियों ने केओस क्रिएट नहीं करा, जैसा कहा जा रहा था वैसा करा, वैसे लोग भी करें। और सॉल्यूशन तीसरा क्या होगा, सॉल्यूशन तीसरा हमारे सामने होगा कि गवर्नमेंट आगे की सोचे कि अगर मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए कि सही में तेल नहीं आने वाला है कहीं से, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन होगी गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि अगर तेल नहीं आ रहा या कुछ भी वैसी बात है तो कैसे तेल अरेंज होगा। अच्छा, एक बहुत ही, आप एक हवा में सोच लीजिए कि मान लीजिए तेल भारत में ही नहीं है, मान लीजिए ऐसी हवा में, तो थर्ड सोल्यूशन ये कि गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली प्रयास करे कहीं और से रिफाइंड तेल लाने के लिए, है ना। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से हम आसानी से पार कर सकते हैं। MHA seeks to pacify truckers protesting new hit and run law। ये बेसिकली गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसके बारे में जो भी होगा, हम जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जिनकी एसोसिएशन होती है, हम आपसे एक और बार इस पर वार्तालाप करेंगे, तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छी खबर है कि ये स्ट्राइक वापस ले ली गई। तो हमारे सामने दो पॉइंट्स क्या है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। आगे देखते हैं। विजयकांत echoed
द सोशल एथॉस ऑफ हिज टाइम, ये बेसिकली हाल ही में जो आपके विजयकांत जी बहुत बड़े लीडर थे साउथ में, उनका देहांत हुआ, उसको लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये ठीक है, आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट स्टेट अवे नहीं है तैयारी के लिए, बट ठीक है, ही वॉज अ वेरी बिग लीडर, तो पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं पढ़ूँ क्योंकि मेरे को असल में कम से कम टाइम में आपको छोटा सा एनालिसिस देना है, ठीक है। द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज़ अंडर स्ट्रेन, ये आर्टिकल है हमारे सामने जो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है और जो उसके साथ डिप्लोमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको लेके है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है ये आर्टिकल। The lessons of the Cold War. The GNO was created, the Global Nuclear Order was created in the shadow of Cold War। हाँ, जब कोल्ड वॉर था, तुम जानते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन चल रही थी, उसी बीच न्यूक्लियर एनर्जी पे काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ था। चल तो पहले भी रहा था, मगर इतना तेज़ी से नहीं चल रहा था कि बिल्कुल बनाना ही है न्यूक्लियर पावर। तो घी तब बहुत बढ़ चढ़ के आगे आपका आया था कोल्ड वॉर के टाइम पे। अब आगे देखते हैं। फॉलोइंग द 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम जानते हैं क्या था कि रशिया ने क्यूबा तक अपनी न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली मिसाइल्स जो थी उनको पहुँचा दिया था कि अगर यूएसए कुछ करना चाहे तो भैया देख लेना, ठीक है। When the two came perilously close to launching a nuclear war, both US President John F. Kennedy and General Secretary Nikita Khrushchev understood two political realities. First, as the two nuclear superpowers, they needed bilateral mechanisms. They needed bilateral mechanisms uh, to prevent tensions from escalating to the nuclear level. अब देखिए, लीडर्स को जो कैनेडी साहब थे, इनको ये रियलाइज़ हो गया था कि भैया न्यूक्लियर वाला जो खेल है, ये कोई ऐसा बच्चों वाला खेल नहीं है, इसको संभाल के रखने के लिए हमको बायलैटरल मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स आर डेंजरस एंड देयरफॉर देयर स्प्रेड शुड बी कर्ब्ड। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं भैया, यहाँ से वहाँ अगर कोई भेजने लगेगा कि भैया देख लेना, कोई दिक्कत करे तो भैया ये भी समस्या रहेगी, ठीक है। इसीलिए ड्यूरिंग द क्यूबन क्राइसिस, अ सीक्रेट बैक्ड channel between President Kennedy's brother Robert Kennedy and Soviet ambassador Anatoly Dobirin helped resolve the crisis. The first bilateral measure was the hotline established in 1963। 1963 में पहली हॉटलाइन स्थापित की गई थी, ठीक है, टू एनेबल द लीडर्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। अब कोई भी मतलब मान लिया एस्केलेशन हो गया कहीं पे, ठीक है, तो इससे पहले कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लीडर्स जो हैं वो अपने आप बात कर लेंगे टॉप सीक्रेट हाईली सिक्योर्ड लाइंस पे, ठीक है। आगे देते हैं। टू कंट्रोल द proliferation, the US NSR initiated multilateral negotiations in the Geneva in 1965 on treaty to curb the spread of nuclear weapons. 3 years later, the NPT was opened for signature। बाद में क्या हुआ था कि यूएस और यूएसआर ने मिलके एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लागू करने के लिए फैसला लिया था। ये सब क्यों ले रहे थे? क्योंकि देखिए, अब लड़ाई में अगर न्यूक्लियर वेपन चल गए तो बहुत इंसानों का जान माल का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द थर्ड एलिमेंट of global nuclear order came into existence in 1975। India had chosen not to sign the NPT, and 1974 stunned the world by conducting an underground peaceful nuclear test। हम जानते हैं पोखरण जो टेस्ट हुआ था उसको लेके है, ठीक है। The London Club sounded inappropriate and later transformed into Nuclear Suppliers Group (NSG), consisting of 48 countries today। ये मतलब धीरे धीरे क्या होगा, और ग्रुप्स बनना शुरू हो गए थे, जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थी अपने आप में ग्रुप्स बना रहे थे।
Though Soviet Union and India enjoyed close relations, having signed the Indo-Soviet Friendship Treaty in 1971, the USSR was committed to upholding the GNO and a founding member of the London Club. The GNO was held reasonably well, particularly in two fronts. First, the taboo against nuclear weapons had held since 1945. It is a matter of debate how far the US and USSR arms control process helped preserve the taboo or whether it was just plain luck. मतलब दोनों नेशंस ने मिलकर बहुत पीसफुली रहने का प्रयास करा और जो कि सफल भी रहा. Second, NPT non-proliferation has been a success despite dire predictions of more than 20 countries possessing nuclear weapons by the 70s. और जो आपकी NPT ट्रीटी थी ये सफल ही रही है क्योंकि भले ही बहुत देशों के पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी है मगर इसका गलत इस्तेमाल किसी ने नहीं करा है. Even after Cold War ended, the NPT, the non-proliferation, remained a shared objective, and Moscow and Washington cooperated to ensure that Belarus, Ukraine, and Kazakhstan that hosted Soviet nuclear weapons and possessed some capabilities were denuclearized. आगे आते हैं. The two nuclear hegemons shared a notion of strategic stability. देखिए पूरी कहानी जब इतना पढ़े हैं उसमें मेन बात क्या निकल के आ रही है. स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी. डिप्लोमेटिक टॉक्स के माध्यम से दोनों नेशंस ने मिलकर शांति बनाए रखने का निर्णय लिया. ठीक है. अब चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स ये थोड़ी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बहुत लंबा आर्टिकल्स हो जाएंगे. आ गए थे. द कोल्ड changing geopolitics has taken its toll on the treaties between the US and Russia. In 2002, the US withdrew from the Anti-Ballistic Missile Treaty and in 2019 from the Intermediate Range INF Treaty. Russia was violating it on the grounds that Russia was violating. मतलब वही थोड़ा सा इन लोगों में डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं, बराबर बनी रहती है, तो पीछे हट गए. The only remaining agreement, the New START, will lapse in 2026. Its verification meetings were suspended during the COVID-19 outbreak and never resumed. फिर नया इनिशिएटिव था न्यू स्टार्ट के नाम से. ठीक है. जो कि बाद में कोविड की वजह से कभी मीटिंग हो ही नहीं पाई इसकी और बाद में किसी ने शेड्यूल नहीं करी मीटिंग को. As US relations with Russia went into a nosedive, the US is facing a new situation of two nuclear peer rivals who are exploring new roles for more usable weapons. Moreover, Russia nuclear saber rattling to warn the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the US against escalation in Ukraine that has revived the nuclear concerns. अब ये अचानक से न्यूक्लियर का फिर से क्यों उठ के आ रहा है? कारण ये है कि जो यूक्रेन वॉर है फिर से हम जानते हैं, इतिहास गवाह रहा है कि छोटी छोटी बातों पे जब बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोग भी एक दूसरे में लड़ना शुरू कर देते हैं. मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन्स का दुरुपयोग भी हो सकता है. The Cold War convergence on non-proliferation has run its course. Also, nuclear weapons technology is 75-year-old technology. The US has always had a pragmatic streak shaping its policy approaches. It turned a blind eye when Israel went nuclear in the 1970s and again when China helped Pakistan with its nuclear program in 1980s. More recently, AUKUS deal, Australia, US, UK, with Australia a non-nuclear weapon, so it is raising concern in the NPT community. बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि चाइना ने भी बहुत पहले पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करने की सहायता करी थी. इज़राइल ने यूज़ करी थी 60-70s में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. मतलब ये पैराडाइम चेंज हो रहा है वर्ल्ड का. और ऑकुस जो ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया वाला, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो कि नॉन न्यूक्लियर कंट्री है उसको भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की हेल्प की जा रही है साथी देशों के द्वारा. ठीक है. During 1970s, South Korea began to actively consider a nuclear weapon program. फिर साउथ कोरिया भी अपने आप यूज़ करना शुरू कर दिया है. तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं. Between 77 and 78, the US actively subverted Taiwan's nuclear program as it stepped up a normalization of ties with China as a nuclear victim. The Japanese public retains a strong anti-nuclear sentiments, but there is a shift while in Japan decision to double its defense spending on 5 years. अब देखिए जापान ने भी बहुत पहले डिसीजन लिया था जब आपका पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट हुआ था
कि हम कभी भी किसी पर अटैक नहीं करेंगे, कभी किसी को प्रोवोक भी नहीं करेंगे। मगर हाल ही में हम जानते हैं कि जापान ने भी ये चाइना के बढ़ते खतरे से एहसास हो गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, हमको भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो जापान भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, और अगर कोई भी अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाह रहा है तो ये भी जाहिर है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। During the Cold War, US nuclear umbrella tied its European allies closer. Today, domestic compulsions are turning the US inwards, raising questions in the minds of its allies about its extended deterrence guarantees in East Asia. बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही समरी वे में इन्होंने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया। आगे देखते हैं। एन इंडिया आउट प्लान दैट कुड इम्पैक्ट द मालदीव्स। देखते हैं क्या है। द रिसेंट डिसीजन टू by the Maldives to revoke an agreement with India for joint hydrographic surveys in Maldives water has caused considerable dismal in Indian media and strategic circles. मालदीव कंट्रोवर्सी में फिर से आ गया था जब, देखिए, मालदीव्स का थोड़ा सा बहुत लंबे समय से कुछ इंडिया के तरफ नेगेटिव सा दिख रहा है रुख। मालदीव्स जो है, the move by the Malay in mid-December came few weeks after Archipelagic State formally asked New Delhi to withdraw its Indian military presence from the shores, as if to emphasize its reservations about defense engagement with India. थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो मेन इसमें चीज़ें हैं। The dual nature of hydrography. It's worth noting that the hydrographic data inherently has a dual nature. In that information collected from the seas can be used for civilian and military purposes. Marine scientists maintain that the data that helps advance non-military objectives such as ensuring navigational safety, marine scientific research, ये अब जो हाइड्रोग्राफी वगैरह काम ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होता है इसमें? देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि मरियाना ट्रेंच है, चैलेंजर डीप है, सुकोत्रा चागोस है, अटलांटिक ओशन एस शेप में है। ये सब कैसे पता है? ये हाइड्रोग्राफी स्टडी की वजह से पता लगता है। कोस्ट लाइन पे कौन सा मिनरल है, नीचे बेडरॉक पे क्या है, कौन सी कलाकृतियाँ हैं, एक्स वाई जेड स्टडी के बाद ही पता लग पाता है। तभी वहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोस्ट लाइन स्टडी कर रहे हैं, अगर हम डेप्थ की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके मिलिट्री यूज़ भी हो सकते हैं, है ना? सबमरीन नेविगेशन में काम आ सकता है, और कैरियर शिप्स को क्या यहाँ पे लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, एक्स वाई जेड। आप भी समझदार हैं, ठीक है, आ कहते हैं। Even so, China is unique in using its marine and seabed surveys to advance a largely strategic agenda. The country has an expansive oceanographic research program in which scientific research vessels, in particular the Xi'an class of oceanographic survey vessels and the Yan Xiang series of intelligence surveillance reconnaissance ships, are regularly deployed in Indian Ocean. चाइना के भी बड़े बड़े जहाज जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी तो एक्टिवली हमारे श्रीलंका वगैरह में खड़े हो जाते हैं आके, है ना? और ये भी तय है कि वो भी स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मिलिट्री पर्पस से भी वहाँ पे अपने रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। On China surveys, Indian observers point out that China's ocean surveys plays an important role in enhancing China's submarine warfare. मैंने कहा ना आपसे, देखिए, सबमरीन वगैरह सब, अब ये सब मैपिंग ही होती है एक तरीके से देखा जाए। आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोग्राफी के माध्यम से हम मिलिट्री में कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोग्राफी के माध्यम से मिलिट्री में ये कर सकते हैं कि ये एक तरीके से बता पाएगा कि जो समंदर है उसके नीचे कहाँ चट्टान कैसी है ना, या मिट्टी कैसी है, कहाँ कहाँ पे केव्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी कलाकृतियाँ हैं। तभी तो, अगर इतनी मैपिंग हो गई ओशन के आसपास की, तभी तो सबमरीन वगैरह जो पानी की गहराइयों में चलती है वो आराम से जा सकी कहीं पे, या सबमरीन का कितना लेंथ होना चाहिए ये डिसाइड हो पाएगा, है ना? नेविगेशन में आसानी हो जाएगी,
ये स्टडीज़ वगैरह इसीलिए काम की होती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री के लिए होती हैं स्टडीज़, ओशियनोग्राफी के लिए भी होती हैं, साइंस के लिए भी होती हैं। क्योंकि मैं कई बार बताया है आपको कि वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अर्थ जो है आपकी, टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू द बायोस्फीयर, टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल थिंग्स, तो ये स्टडी करनी होती है हमको। हालांकि यूज़ मिलिट्री पर्पज से भी होता है। चाइना भी देखिए बराबर करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इंडिया भी अब कर ही रहा है प्रयास। इंडिया समुद्रयान मिशन लाया है, समुद्रयान, है ना, 6,000 गहराई तक जाएगा। डीप ओशन मिशन जिसे हम कहते हैं, इसको आप अध्ययन करिएगा प्लीज़, डीप ओशन मिशन के बारे में, ताकि हम जान सकें ओशन के बारे में, ओशन की रिसर्च कर सकें। अब कहने को ये सिविल मिशन भी है और मिलिट्री मिशन भी हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, नॉलेज का कोई दायरा नहीं होता है। आगे आते हैं, ये कुछ खास नहीं, देख लीजिएगा। माले के कंसर्न क्या है मालदीव के? For its part, Maldives has apprehensions about India's hydrographic activity being a form of intelligence collection. Its concerns are not entirely unfounded, not because Indian activity in Maldivian waters is suspect, but because the laws and legal framework governing hydrography are not different from the norms governing military surveys. The UNCLOS, जो हमारा Law of Convention Seas है, does not explicitly authorize a coastal state to regulate hydrographic surveys or military surveys conducted beyond its territorial sea. A littoral state may only regulate a marine scientific research in its exclusive economic zone. By implication, foreign maritime agencies conducting hydrographic surveys are free to map the seas outside a coastal state's territorial waters. It's the project that Male finds problematic. हाँ, अगर हम देखिए यूएन क्लॉज की बात करें, जो कि मैंने पढ़ा था, तो यूएन क्लॉज में मेंशन है, यूएन जो लॉ ऑफ सीज है उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि अपनी बाउंड्री में ही आप कर सकते हैं दुनिया भर का। मगर जो रिसर्च वाला उसमें क्लॉज है, उसमें ये लिखा हुआ है कि रिसर्च वगैरह पर्पज़ के लिए ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं तक सीमित रहना है। आप पूरा ओशन का कर सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, उस देश को बताकर उसकी सहमति लेके, और बाद में रिसर्च जो भी करो शेयर भी करो उसके साथ में। तो हम लोग इसी क्लॉज में रिसर्च करते हैं, तभी हम माले माल्दीव्स में गए हुए हैं। और चाइना भी ये करता है ना, चाइना भी ये करता है इसी नाम से। अब माले को ये कंसर्न हो रहा है कि हम मिलिट्री का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसे डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है, इतना ही इसमें काफ़ी है। ये फॉल्टी कंपल्शन बेसिकली जो अभी आपने कल के पहले और कल भी आर्टिकल पढ़ा था, उसको लेके आप इसको मैं पॉज कर दूँ, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं वो नहीं पढ़ूँगा अभी। ये बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, आधार का जो सिस्टम है ना, वो इतना रूरल एरिया में एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, रूरल एरिया में अभी इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसको लेके ही कंट्रोवर्सी छोटी सी है। ये इतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज़ें कई बार आ चुकी हैं, और डायरेक्टली एग्ज़ाम पर्पज से दे आर नॉट दैट सूटेबल, सो आई वुड प्रेफर टू लीव इट एज इट इज़। ठीक है, आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। बेसिकली कहीं पे समस्या है कि कहीं पे बैंक अकाउंट में किसी और को दे रखा है, वो नंबर किसी और का है, तो आईडी किसी की लगी है। तो अगर किसी सैलरी आ भी रही नरेगा में जो मिलता है स्टाइपेंड वगैरह, तो वो कैसे अपडेट होगा, उसी को मिल रहा है, किसी के नंबर कहीं और है। बहुत से आधार ही गलत बने थे एक टाइम जब आया था, तो आधार का भी कुछ ऐसा वो नहीं है तय कि आधार जो कार्ड बने थे वो ठीक हैं लोगों के। ये सब कंट्रोवर्सीज हैं, इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, without cleaning up the Aadhaar seeding and mapping with bank accounts, making the ABPS mandatory will only create further issues. अब देखिए लोग परेशान भी हो जाएंगे ना, फिर खाते में पैसा आ रहा है कहीं और चला जा रहा है, उन पे आ नहीं रहा है, या खाते में आया भी नहीं आया, सिस्टम बहुत ही chaotic हो जाएगा। The Indian government must revisit this decision and work out a way to correct the faulty seeding and mapping problems before imposing the ABPS। मतलब गवर्नमेंट को पहली बात तो ये आधार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छा करना चाहिए। नरेगा remains a vital demand-driven welfare scheme that helps the rural poor, and its implementation must not be dependent upon a faulty technological system.
टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तरीका अच्छा है, जो ये तरीका अच्छा है। ये आर्टिकल भी आपका अच्छा था, ट्रांसफॉर्मिंग नैरेटिव्स अनरावलिंग इंडियन ट्रांजिशन सिस्टम डेफिनेशंस, मगर ये ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। हम सिर्फ कुछ ही आर्टिकल सिलेक्टेड पढ़ेंगे, बाकी यूट्यूब पे और भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ वही देखना हो तो। प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सीईसी। हम जानते हैं कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर वहाँ पर एक बिल लाया गया था, एक्ट बनाया गया था उसके उनके अपॉइंटमेंट को लेके, उसको ही बार बार उस पर याचिका डाली जा रही हैं। Petitions have been moved in the Supreme Court against a new law which brushes aside a judgment to include the Chief Justice of India as a member of the high powered selection committee to appoint a CEC and the ECs. The CEC and other election commissioners Act 23 has diluted the Supreme Court judgment by replacing the Chief Justice of India with the Union Cabinet Minister. A petition filed with the Congress leader Jay Thakur said. इसमें क्या हुआ था ना कि जब इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में CGI साहब को हटा दिया गया था इलेक्शन कमिश्नर के, तो उसी को लेके याचिका डाली थी। आप एक बार खुद अध्ययन करिए कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या कौन से आर्टिकल में मेंशन है, क्या प्रोसीजर होता है जिससे इनका अपॉइंटमेंट होता है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। आगे आते हैं। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, वी लीव इट दैट। ये आर्टिकल अच्छा है, हुआ था, न्यू साइंस यूजिंग फिजिक्स टू अंडरस्टैंड दी हेड ग्रुप्स ऑनलाइन। बेसिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिजिशियंस जो हैं, आपके फिजिक्स साइंटिस्ट हैं, ये कुछ तरीके निकाले हैं जिससे ये आपके ट्विटर वगैरह को भी हेल्प कर रहे हैं हेट हेट न्यूज़ वगैरह को टैकल करने के लिए। ये पढ़ती है यहाँ पे फिजिक्स, और पहले हम इसका फर्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। नील जॉनसन, ए प्रोफेसर फिजिक्स एट जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी DC, who was trained in many body physics. Many body physics focus not on the individual part of an object or system, but on properties that emerge when these parts interact with each other. For example, a many body physicist would be interested in what happens to a group of water molecules when water changes to ice, rather than studying an individual water molecule in detail. है ना, जो कि एक प्रॉपर फिजिक्स में भी फील्ड है ना। मैनी बॉडी फिजिक्स वाले जो लोग होते हैं, ये उस प्रक्रिया को क्या होता है उस पे अध्ययन पे फोकस करते हैं, ठीक है। In 1990s, Dr. Johnson's interest to a peculiar turn as theory in physics got ahead of experiments. He told this writer, "We decided to look at the data in other areas, traffic, financial markets, etc." He was in effect of entering the realm of social physics. मतलब फिजिक्स जब सोशल में आप चेक करोगे तो सोशल फिजिक्स हो जाती है। Since then, to quote 2019 tutorial in scientific reports, methods of physics have been applied to traffic crime, epidemic process, vaccination, etc. डॉक्टर जॉनसन ने स्टडी वगैरह करी है, उस पर आते हैं मुद्दे पे क्या कहानी है। तो फिजिक्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू कलेक्टिव बिहेवियर। गौतम मेनन, a professor of physics and biology at Ashoka University, Sonipat, uses a mathematical model to tackle a different kind of collective phenomena, infectious diseases. He told the writer that mathematical models do surprisingly well in explaining the collective phenomena like bird flocking, fish schooling, and spread of infectious diseases. मतलब मैथ्स के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं। Methodologically, the way physics approaches the question of collective behavior, including online hate, is by building mathematical models that have average behavior. मतलब मैथ्स और डेटा के माध्यम से हम बिहेवियर को जान सकते हैं यूज़र के। वाइल डिफरेंट लोकेशंस, मतलब इसमें इस अध्ययन करने के उन्होंने बहुत सारे लोकेशंस का इस्तेमाल करा, यूज़र्स की डेटा का इस्तेमाल करा। इन द वर्ल्ड have different drivers, vehicles, and rules that govern their movement on a highway. A physicist or a mathematician might ask, what are the big things that happen in traffic everywhere? Then they come up
with equations that describe these things. ठीक है, मतलब वही हर किसी का तरीका होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है अध्ययन करने की. आगे देते हैं, हम सीधे इस पे आते हैं. मेन चीज़ पे क्या है? शॉक वेव्स एंड ऑनलाइन हेट. Online hate communities, or what Dr. Johnson and company called anti-X communities, are distinct from other online communities because, among other things, they grew quickly. This rapid growth can be attributed to a large number of interested individuals or groups joining these communities in a process called fusion. This is opposed to fission, when moderators of a particular online platform discover that the content shared by these communities violates their platform guidelines and shut them down. मतलब देखिए, हर प्लेटफॉर्म पे मॉडरेटर्स होते हैं जो गलत कंटेंट को हटा देते हैं. In the physical review letters paper, Dr. Johnson and his team studied how online anti-X communities form and persist despite platform moderators. मतलब कैसे ये कम्युनिटी सर्वाइव कर रही है इस प्लेटफॉर्म पे. Scholars have called this volatile behavior online turbulence. In physics, turbulence is fluid movement characterized by chaotic changes in the pressure and velocity. According to paper, a model that can account for the changing behavior of online communities or their dynamics must incorporate 5 things. पहला, these communities have an internal character that changes over time. This refers to particular flavor of hate and a particular community. मतलब ये बेसिकली स्टडी करने का प्रयास करें कि यूएस में कम्युनिटी एक्स जो यूज़र हैं कैसे हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे जूइश पीपल के खिलाफ हेट क्राइम है तो किस क्षेत्र के लोग ज़्यादा करते हैं, एक्स वाई जेड. These communities work in a distance in the independent manner. While in a physical space, these communities might be on the fringes of society. In virtual space, they are a part of mainstream. They undergo rapid fission and fusion. They aren't limited to one social platform and work across several platforms. मतलब बेसिकली सोशो फिजिक्स स्टडी करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता लगाने का प्रयास करा है. आप इसको पढ़ लीजिएगा, तब मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूँ ताकि आप भी खुद से कुछ अध्ययन करें. जितना हो सकता था मैंने आपको इसमें बता दिया है. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर ठीक है. यहाँ पे वॉल्केनोस के बारे में बताया हुआ है. As the growing river of lava from a volcano that erupted last week in Iceland ebbed, not everyone was happy. Hazel Lane, a 49-year-old dental practice manager in London, had booked a ticket to Reykjavik as soon as she saw footage of eruption on television, hoping to witness spectacular lava flows beneath the molten red skies. Lane had already visited Iceland the previous month, but it was too soon. All authorities had by the time evacuated the nearly 4,000 inhabitants of the nearby town of Grindavik. Weeks passed before the volcano, about 40 kilometers southwest Reykjavik, erupted on December 18. मतलब लोगों को ना वॉल्केनो वगैरह देखना बड़ा अच्छा लगता है, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना. इंडोनेशिया में जो मरापी वॉल्केनो है वो भी आपका इरप्ट हुआ हाल ही में. अब रिसेंटली किलिंग पाइस क्लाइंबर्स हु पेरिश्ड नियर द क्राटर. मेरापी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन सुमात्रा. ठीक है, बड़ी दुर्भाग्यवश घटना भी थी. आपके लिए भी इसमें ज़रूरी क्या है ना, ये देखना मरापी वॉल्केनो कहाँ पे, इंडोनेशिया में. मैप पे देखना जाके एक बार कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में. और रेयकिविक कहाँ पे है, वो है आपका आइसलैंड में. ऐसे ही वॉल्केनोज की लिस्ट याद कर लो, काम आएगी आपको भी. चलिए अच्छी रीति रखते हैं. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा और पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर दिन एडिटोरियल ज़रूरी है. और हर दिन रेगुलरली अगर आप एडिटोरियल करते रहोगे तो आपके अंदर कंटेंट बना रहेगा. अच्छी देखते हैं. अपना आप लोगों ने टाइम दिया. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे.